हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के लेक्चर 3 को कवर करने वाले हैं और जिसमें आज हम जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है ओम्स लॉ, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, और आगे के हायर स्टडी जब आप 11th 12th में भी अगर आप साइंस लेकर पढ़ाई करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसको ओम्स लॉ को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं और डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज है अगर आप इसको ढंग से समझते हैं। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है क्या? पहले सबसे पहले ओम्स लॉ बोलता क्या है, इसको समझने के पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, है ना। मेरे पास एग्जाम्पल है कि अगर मेरे पास दो कंटेनर है ना, इस कंटेनर बिल्कुल एक कंप्लीटली भरा हुआ है वाटर से एंड देयर इज अनदर कंटेनर जो कंप्लीटली खाली है, ठीक है। इस दोनों कंटेनर को एक पाइप के थ्रू हम लोग क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, और जब हम इसके वाल्व को ओपन करेंगे तो पानी इधर से इधर फ्लो करना शुरू करेगा। बट एट बिगनिंग है ना, बिकॉज इसमें जो वाटर का लेवल है और इसमें जो वाटर का लेवल है इसका डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि इसमें वाटर का कोई भी लेवल नहीं है और ये बिल्कुल भरा हुआ है। तो ड्यू टू वाटर लेवल डिफरेंस, जो वाटर है वो बहुत जल्दी बहुत तेजी से है ना हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा। मींस यहां पे वाटर का जो फ्लो हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इस कंटेनर में वाटर का लेवल डिफरेंस। सो वाटर का लेवल डिफरेंस होने के कारण जो वाटर है वो हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल की तरफ फ्लो कर रहा है। बट एट द बिगनिंग जो रेट ऑफ फ्लो होगा वो ज्यादा होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें वाटर का लेवल कम होते जाएगा इसमें वाटर का लेवल बढ़ते जाएगा और दोनों के बीच जो वाटर लेवल का डिफरेंस है वो कम होते जाएगा। और जैसे जैसे कम होते जाएगा तो जो रेट ऑफ फ्लो है, जो वाटर यहां से पाइप के थ्रू एक 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 इसको हम टैब अगर कंटेनर 1 बोलते हैं, फिर इसको कंटेनर अगर 2 बोलते हैं, तो कंटेनर 1 से कंटेनर 2 की तरफ जो वाटर फ्लो कर रहा है थ्रू पाइप, उसका रेट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो यहां से पता यह चल रहा है कि जैसे जैसे इस कंटेनर के वाटर लेवल के डिफरेंस कम हो रहे हैं वैसे वैसे जो वाटर इसके थ्रू फ्लो कर रहा है इस पाइप के थ्रू, उस वाटर का अमाउंट भी, फ्लो का जो अमाउंट है क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो यहां से कंक्लूजन हम लोग सिंपल सा निकाल सकते हैं कि वाटर लेवल का जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। क्या बोले, बात समझ में आया? इस दोनों कंटेनर में वाटर लेवल का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा उतना तेजी से पानी है ना इस पाइप के थ्रू क्या करेगा, फ्लो करेगा। और जैसे जैसे ये दोनों कंटेनर के बीच में वाटर के लेवल का जो डिफरेंस है कम होते जाएगा, इस पाइप के थ्रू जो वाटर फ्लो कर रहा है उसका अमाउंट धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो यहां से कंक्लूजन ये निकल रहा है, इसी चीज को अगर हम लोग रेप्लिकेट कर रहे हैं, अगर हम इसी चीज को रेप्लिकेट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो यहां पे जो करंट फ्लो करवाने के लिए ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं ना, किसी भी सर्किट में करंट फ्लो करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता कौन है, बैटरी या सेल। क्या कौन करता है, बैटरी या सेल, ठीक है। अगर ये ऐसे सेल है, एक यूनिट हम लोग ड्रॉ किए तो सेल बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा रहता तो इसको बैटरी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये जो बैटरी या सेल है वो क्या करेगा, इस सर्किट में चार्ज पार्टिकल को सर्कुलेट करवाएगा। मींस ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर मान लो अभी एक सेकंड के लिए ये 5 वोल्ट है तो इसमें करंट मान लीजिए 1 एम्पियर है। अगर इसको 10 वोल्ट कर देंगे तो करंट 2 एम्पियर हो जाएगा। अगर इसको हम 20 वोल्ट कर देंगे तो यहाँ पे करंट 4 एम्पियर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते जाएंगे, कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको बढ़ाते जाएंगे, तो जो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसका अमाउंट भी क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करते रहेगा। दैट मींस है ना, करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। लेकिन एक बात इसमें और मेंशन हम लोग को करना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये सारा रूल जो वैलिड है वो एक कंडीशन पे वैलिड है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, है ना। क्वेश्चन ये भी आएगा कि टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट होगा, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर से समझिए ओम्स लॉ को क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, सपोज ए कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि इसके इंड के क्रॉस, इसके टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है वो कितना है। अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो इसके थ्रू करंट ज्यादा फ्लो करेंगे, वो कम है तो इसके थ्रू करंट कम फ्लो करेंगे।
समझ रहे बात को। लेकिन ये सारा रूल वैलिड कब है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो स्टेटमेंट सुनिएगा ध्यान से, अगर आगे आपको है ना ओम्स लॉ के बारे में स्टेटमेंट लिखने के लिए तो आपको सिंपल से लिखना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। सो इस कंक्लूजन को अगर हम मैथमेटिकली अगर लिखना चाहे बाबू तो हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है भी, है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? करंट का। सो डेल्टा भी है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? करंट का एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक current. More the potential difference, more will be the current. Less the potential difference, less will be the current. Okay. जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस, जो कि एक कांस्टेंट है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है। तो हम लोग को हमारे पास फार्मूला क्या आ गया बाबू? V इक्वल टू आई आर, है ना, where V is potential difference, I is current and R is resistance, है ना, which is a constant। ठीक है, चलिए अगर ये बात अभी तो आपको समझ में आ रहा है कि ओम्स लॉ होता क्या है, तब इसको हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट अगर करेंगे तो एक सेटअप है ना, ये ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट सेटअप है। इस ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट सेटअप में क्या क्या, पहले ये बात समझ लीजिए। यहाँ पे एक वोल्टेज सप्लाई दिया गया है ना, क्या दिया गया? यहाँ पे एक वोल्टेज सप्लाई दिया गया है ना, एक यहाँ पे स्विच है ना, एक यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया गया किसके पैरेलल में? रेसिस्टेंस के पैरेलल में। और एक यहाँ पे अमीटर लगाया गया। अमीटर क्या करेगा? करंट को मेजर करेगा सर्किट में, है ना। वोल्ट मीटर क्या करेगा? इस रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज को मेजर करेगा। और देखिए कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में भी हम लोग ऐसे पैरेलल सीरीज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो वोल्ट मीटर को हम लोग हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, अमीटर को हमेशा सीरीज में करते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे जैसे इस वोल्टेज को हम लोग चेंज करेंगे, है ना, जैसे जैसे वोल्टेज को चेंज करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे? जो अमीटर में करंट का रीडिंग है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एग्जांपल के तौर पर समझिए, मान लीजिए जो वोल्टेज सप्लाई है अभी 2 वोल्ट है ना, इधर हम लोग वोल्टेज ले लेते हैं और एक करंट ले लेते हैं। ठीक है, एक साइड में हम लोग वोल्टेज रख ले रहे हैं और एक साइड में हम लोग करंट रखते हैं। मान लीजिए वोल्टेज 2 वोल्ट है तो करंट 1 एम्पियर है। वोल्टेज को हम लोग बढ़ा के कर दिए 4 वोल्ट तो करंट हो गया 2 एम्पियर। ठीक है, अगर हम लोग अगर इसको 6 वोल्ट कर दिए तो करंट हो गया 3 एम्पियर। ठीक है, इसको 8 वोल्ट कर दिए तो करंट हो गया 4 एम्पियर। ठीक है, ऐसा बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे वोल्टेज को हम लोग बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे वोल्टेज को हम लोग बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो करंट इन द सर्किट है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। समझ रहा बात, है ना। अब ध्यान सुनिएगा, आपको ये वोल्टेज नहीं लेना था क्योंकि आप इसके क्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, तो आप ये वोल्टेज लीजिए। ठीक है, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे करंट बढ़ाइएगा तो इसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगा उसका भी वोल्टेज क्या होगा? बढ़ेगा। और यहाँ पे आप करंट रीडिंग लीजिएगा और जब ये दोनों के बीच में आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा, ये दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करिएगा। किसका किसका ग्राफ? वोल्टेज वर्सेस करंट का। किसका ग्राफ ड्रॉ करिएगा? वोल्टेज वर्सेस करंट का। तो जो वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ होगा, उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको देगा रेसिस्टेंस। क्या देगा? रेसिस्टेंस देगा। हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो फिर से एक बात समझिए, क्या कर रहे हैं? ये आपके पास एक सेटअप है ना, और इस सेटअप के हेल्प से, है ना, इस सेटअप के हेल्प से हम लोग ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं। इस सेटअप के हेल्प से हम लोग ओम्स लॉ को क्या कर रहे हैं? वेरीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे एक वोल्टेज सप्लाइड है ना, सप्लाई हम लोग कर रहे हैं। ये अमीटर है, ये वोल्ट मीटर, ये रेसिस्टेंस है। अब ध्यान सुनिए, जैसे जैसे आप वोल्टेज सप्लाई को चेंज करिएगा, इस सर्किट में करंट क्या करेगा? वैरी करेगा, है ना। तो करंट जो वैरी करेगा तो हम लोग अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग करंट को क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे और इसको एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब जो ग्राफ मिलेगा वोल्टेज और करंट के बीच में, है ना, वो ग्राफ हम लोग देखते हैं आगे कैसा होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका एक ग्राफ होगा। ठीक है, अभी ये ग्राफ को आप छोड़ दीजिए, इसके थोड़ा हम लोग लेटर ऑन थोड़ा बात करेंगे। इसको आपको ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, हम लोग इसको समझते हैं बात को। ठीक है, सो अगर आप वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बना रहे हैं, मींस आपके पास वाई एक्सिस पे वोल्टेज है और एक्स एक्सिस पे कौन है? करंट है। तो अगर वोल्टेज वर्सेस करंट का आप ग्राफ बना रहे हो तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, तो आपको जैसे हम लोग वहां पे लिए थे ना, जब वोल्टेज 2 वोल्ट था तो करंट 1 एम्पियर था, 4 वोल्ट था तो 2 एम्पियर था, है ना। इस तरह से सारे पॉइंट को अगर आप मिलाइएगा, है ना, ज्वाइन करिएगा तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना। सो वोल्टेज वर्सेस करंट का जो ग्राफ है, क्योंकि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, है ना, अगर वाई एक्सिस पे आपका वोल्टेज और एक्स एक्सिस पे करंट है, वाई एक्सिस पे वोल्टेज है
और एक्स एक्सिस पे करंट है। तो वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ का जो स्लोप होगा, कौन क्या चीज होगा, स्लोप जो होगा, स्लोप होता क्या है इस पे हम लोग बात करेंगे। जो स्लोप होगा वो हम लोग को देगा रेसिस्टेंस। तो पहला बात आप ध्यान रखिए, है ना, अगर आपके पास वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ है ना, वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर उस लाइन का आप अगर स्लोप निकालते हैं तो आपको क्या पता चल जाएगा, रेसिस्टेंस। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझिए स्लोप होता क्या है। मैथमेटिकली स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं बाबू tan थीटा से। किससे डिनोट करते हैं, tan थीटा से, ठीक है। तो अगर आपको वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ दिया हुआ है और आपको बोल रहा है फाइंड रेसिस्टेंस, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता करना है स्लोप। अब ध्यान सुनिए, है ना, ये मान लीजिए करंट है और ये आपके पास वोल्टेज है। करंट 1 एम्पियर, वोल्टेज 2 वोल्ट, करंट 2 एम्पियर, वोल्टेज 4 वोल्ट, करंट 3 एम्पियर, वोल्टेज 6 वोल्ट। ये सारे पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करिएगा, है ना, इस सारे पॉइंट को ज्वाइन करिएगा तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब इस लाइन का स्लोप निकालिए, तो कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लीजिए, है ना, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ के आप ध्यान सुनिए, इस लाइन का यही एंगल होगा और इस एंगल का अगर आप tan वैल्यू निकालिएगा, tan थीटा, इसको बोलते हैं स्लोप। और स्लोप ऑफ द वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ जो होगा ये आपको क्या देगा, रेसिस्टेंस देगा। क्या देगा, रेसिस्टेंस देगा। तो ध्यान देते रहिए, है ना। अब आपको स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने का सिंपल मेथड है, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लीजिए। चलिए एक पॉइंट ए पकड़ लेते हैं, एक पॉइंट ए पकड़ लेते हैं, है ना। अब इसको ऐसा ज्वाइन करिए, ठीक है। ए पॉइंट 1 है और ए पॉइंट 2 है, तो ए वाला लेंथ हो गया 1 मीटर। ए हाइट आपका 2 है और ए आपका हाइट 4 है, तो ये हो गया 2। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। सो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू, फार्मूला आप लोग जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, P बाई बी। P आपका हो गया 2 और B हो गया 1। सो स्लोप जो हो गया ए आपका आ गया बाबू 2। और अगर स्लोप 2 हो गया तो आपका रेसिस्टेंस का जो वैल्यू हो गया वो भी कितना हो गया, 2। ठीक है, अभी हम लोग एसआई यूनिट यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। ऐसे ये जो लिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ओम। तो एसआई यूनिट ऑफ जो रेसिस्टेंस होता है वो बोलते हैं ओम। हम लोग इसका बात करेंगे आगे, ठीक है, रेसिस्टेंस होता क्या है। ओके, सो फिर से एक बार हम रिकैप करवा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वो बात जरूर ध्यान में रखिएगा। सो अगर आप ओम्स लॉ में वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बनाते हैं, वोल्टेज को कहां पे रखना है, वाई एक्सिस पे, और करंट को कहां पे रखना है, एक्स एक्सिस पे। तो उस लाइन का जो स्लोप होगा, है ना, जो ग्राफ बनेगा, है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा और उस लाइन का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, रेसिस्टेंस देगा। अब स्लोप आपको पता करना है कैसे, वो समझिए बात को। स्लोप क्या होता है, जो भी ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ, है ना, करंट वाला एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, मान लीजिए थीटा है, उसका अगर आप tan वैल्यू ले लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। और tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, आपको कुछ वैल्यू लेकर हम बताएं। मान लीजिए करंट 1 एम्पियर तो वोल्टेज 2 वोल्ट, है ना। जब करंट 2 एम्पियर तो वोल्टेज 4 वोल्ट, और जब करंट 3 एम्पियर तो वोल्टेज 6 वोल्ट। कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लीजिए, है ना, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट पकड़ लीजिए। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है तो एंगल भी क्या होगा, थीटा, है ना। यहां से यहां तक 2 है, 2 एम्पियर, और यहां से वहां तक 1 एम्पियर है, तो ये पूरा क्या हो गया, 1 एम्पियर। तो ये आपका 1 हो गया। ये आपका 2 वोल्ट है और ये पूरा 4 वोल्ट है, तो डिफरेंस जो हो गया 2 हो गया। तो अगर आप tan थीटा यहां से निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2/1, मीन स्लोप ऑफ द जो स्ट्रेट लाइन हो गया कितना हो गया, 2 हो गया। तो आपका रेसिस्टेंस भी कितना हो गया बाबू, 2 ओम हो गया। अब यहां पे ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे सकता है, ध्यान सुनिए, है ना, एक सेकंड रुकिए, है ना। क्वेश्चन आपको ऐसा भी यहां पे दे सकता है, ध्यान दीजिएगा। आपको 2 ग्राफ दे देगा, है ना, 2 कंडक्टर दे देगा ए और बी। आपके पास, है ना, एक करंट है और ये वोल्टेज है। आपके पास 2 कंडक्टर का ग्राफ दे दिया, ए और बी का, और पूछ रहा है किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम थोड़ा उल्टा कर दिए हैं। ऐसा आप अभी वोल्टेज इसको रख लो और यहां पे करंट रख लो, उसके बाद हम चेंज करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपको वाई एक्सिस पे क्या है, वोल्टेज, और एक्स एक्सिस पे क्या है, करंट। तो अगर आप कंडक्टर ए का स्लोप देखते हैं तो ये ज्यादा एंगल बना रहा है, इसका tan वैल्यू क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, ज्यादा होगा। ए एंगल कम बना रहा है तो इसका स्लोप क्या होगा, कम होगा। अब इसका अगर स्लोप ज्यादा है, किसका, कंडक्टर ए का, तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ए जो होगा वो ज्यादा होगा रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बी से, है ना। क्योंकि वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ का स्लोप जो है आपको क्या देता है, रेसिस्टेंस देता है। तो जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा, है ना, उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिस, है ना, ग्राफ का रेसिस्टेंस कम होगा उसका स्लोप क्या होगा, कम होगा। और जिसका स्लोप कम होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा, और जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। लेकिन यही क्वेश्चन को अगर ऐसा कर देगा तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यहां पे आपको करंट ले ले और यहां पे वोल्टेज ले ले। ठीक है, तो आपको करंट वर्सेस वोल्टेज का जो ग्राफ है, करंट वाई एक्सिस पे,
और वोल्टेज एक्स एक्सिस पे। अब इसका जो स्लोप है वो आपको रेसिस्टेंस नहीं देगा, है ना, ये 1/r देगा, 1/, है ना, आर देगा, 1/ रेसिस्टेंस देगा, ठीक है। तो यहां पे, है ना, आपका उल्टा हो गया, तो जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा था वो करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिनका कम था उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा, उल्टा उल्टा हो जा रहा है, समझ रहे बात को। तो जिसका स्लोप ज्यादा हो गया, है ना, उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ए है और ए बी है, तो अगर ए और बी है तो आपको क्या हो रहा है यहाँ पे करंट और यहाँ पे वोल्टेज है, तो इसका स्लोप ज्यादा हो गया, तो इसका स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब इसका 1/r क्या है, ज्यादा है, और इसका स्लोप कम है, इसका 1/r क्या है, कम है। अब 1/r कम होगा, इसका मतलब इसका r क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो रेसिस्टेंस ऑफ बी जो होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस ऑफ ए हो जाएगा। ये माइनर चेंज करके पूरा क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा, वाई एक्सिस पे वोल्टेज रखना और एक्स एक्सिस पे करंट रखना है, तब स्लोप ऑफ द जो ग्राफ होगा वो आपको रेसिस्टेंस देगा। और जब आपका, है ना, करंट वाई एक्सिस पे होगा और वोल्टेज एक्स एक्सिस पे होगा, तब स्लोप ऑफ द जो ग्राफ होगा वो आपको 1/r देगा, समझ बात को। तो उल्टा कर देना है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा, और जिसका स्लोप कम होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो बात पे रुके हुए हैं वो ये बात है कि रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत लोग को इस बात में कंफ्यूजन होता है कि रेसिस्टेंस क्या होता है और रेसिस्टिविटी क्या होता है, ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे हैं रेसिस्टेंस और हम लोग बात करेंगे रेसिस्टिविटी। ओके, सो रेसिस्टेंस क्या है, नाम जो जनरल वर्ड अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के अनुसार समझे तो रेसिस्टेंस होता क्या है, हिंड्रेंस, अपोज, है ना। सो कंडक्टर के अंदर में जब चार्ज का मोशन होता है, फ्लो होता है, ठीक है, तो उसके अंदर में जो वहां पे पार्टिकल प्रेजेंट है ना, उसके मोशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, उसके मोशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। लेकिन रेसिस्टेंस का भी लगभग डिफिनेशन हम लोग वही बोलते हैं, और रेसिस्टिविटी का भी डिफिनेशन हम लोग लगभग सेम बोलते हैं, है ना, कि करंट के फ्लो को अपोज करना। लेकिन दोनों अलग अलग कैसे हैं, ये बात समझते हैं। रेसिस्टेंस क्या है, ध्यान सुनिएगा, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कंडक्टर। ये किसका प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट और कंडक्टर का, ध्यान सुनिएगा। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes, due to which it opposes the flow of electric current, है ना, ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान सुनिए, रेसिस्टिविटी का हम लोग बोल रहे हैं, रेसिस्टिविटी है ना, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये किसका प्रॉपर्टी है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा ना। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच, है ना, ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए, सो दोनों में केवल डिफरेंस है, दोनों करंट के फ्लो को अपोज कर रहे हैं, बट फंडामेंटल डिफरेंस है बाबू कि ये प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट और कंडक्टर है, और ये प्रॉपर्टी ऑफ क्या है, मटेरियल है। ये बात को समझिएगा, बहुत बेसिक बात, फंडामेंटल बात है, ध्यान सुनिए। आपके पास दो वायर है, एक 5 मीटर का और एक 10 मीटर का, लेकिन दोनों एल्युमिनियम का बने हुए हैं। दैट मीन्स दोनों का मटेरियल क्या है, सेम है। दैट मीन्स दोनों का रेसिस्टिविटी क्या है, सेम है। इसका मतलब यह है कि दोनों करंट के फ्लो को क्या करेंगे, बराबर अपोज करेंगे। अगर उनके इसका मतलब यह है कि दोनों जो करंट, जो उनका रेसिस्टिविटी है, वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों का मटेरियल है ना, सेम है। दोनों किससे बने हुए, एल्युमिनियम से बने हुए। हम क्या बोले, फिर समझिए बात को। हमारे पास दो वायर है, एल्युमिनियम का है, एक 5 मीटर का और एक 10 मीटर का है। क्योंकि दोनों एल्युमिनियम का बने हुए हैं, तो दोनों का मटेरियल क्या है, सेम है। अगर दोनों का मटेरियल सेम है, इसका मतलब यह है, और रेसिस्टिविटी क्या है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब यह हो गया कि दोनों का मटेरियल सेम है, तो दोनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। दोनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बोथ हैव सेम मटेरियल। ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपके पास एक कॉपर वायर है 1 मीटर का, उसको हम लोग
है ना, स्ट्रेच करके 5 मीटर का कॉपर वायर हम लोग बना देते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, उसका डायमेंशन चेंज हुआ, उसका लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब चीज चेंज हुआ, लेकिन उसका जो चीज चेंज नहीं हुआ वो था मटेरियल। तो अगर मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। बेसिक बात समझिए, फिर से हम एक बार रेसिस्टिविटी का डिफिनेशन दे रहे हैं। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला जो हम लोग बात करें वो है रेसिस्टेंस। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कंडक्टर। किसका प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट या कंडक्टर का, जिसके कारण ये क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। बात समझिएगा, है ना। अगर हम लोग इसको समझे तो रेसिस्टेंस के पास जब आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना, जब ऑब्जेक्ट बोलते हैं बहुत, इसके पास होता है डायमेंशन, इसके पास लेंथ होता है, इसके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ना। तो जो रेसिस्टेंस है वो केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। रेसिस्टेंस किसका प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट या कंडक्टर के पास, और ऑब्जेक्ट और कंडक्टर के पास, है ना, उसके डायमेंशंस भी होता है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी, है ना। जो कंडक्टर है वो इन फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, समझिए बात को। तो इसीलिए हम लोग, है ना, ध्यान दीजिए, है ना। तो रेसिस्टेंस जो है ना, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, हम लोग इस बात को समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो एक कंडक्टर है, इसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस जो होता है, पहला जो फैक्टर पे डिपेंड करता है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। इस पे डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर ज्यादा होगा, और कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर ज्यादा होगा तो आपका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। दूसरा बात, है ना, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, दूसरा किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। और कैसे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का होता है। तीसरा, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। इसमें डायरेक्टली ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन आप कंडक्टर के केस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, है ना, तो आपका रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और आप टेम्परेचर को घटाते हैं तो आपका रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। और लास्ट जिस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है वो है नेचर ऑफ द मटेरियल, कैसा मटेरियल से बना हुआ है, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो इन सारे फैक्टर पे आपका रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, है ना। तो कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, टेम्परेचर पे, एंड नेचर ऑफ द मटेरियल पे, ठीक है। अगर लेंथ को आप बढ़ाइएगा, किसी कंडक्टर का लेंथ ज्यादा है तो उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर किसी कंडक्टर का कम है, मींस आपके पास एक थिक वायर है और एक थिन वायर है, सेम लेंथ का, दोनों का लेंथ सेम है, मटेरियल भी सेम है, एक थिक वायर है और एक थिन वायर है, ठीक है। सो थिक वायर और थिन वायर में कौन सा वायर का रेसिस्टेंस कम होगा, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं रेसिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो थिन वायर है उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, और थिक वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा है, तो इसका रेसिस्टेंस कम होगा, और इसका कम है इसलिए इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर पे किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ध्यान सुनिए, फिर से हम एक बार रिकैप करवा रहे हैं। रेसिस्टिविटी क्या है, बेसिकली इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, है ना, बेसिकली इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। लेकिन इसको डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, लेंथ क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, रेसिस्टिविटी भी टेम्परेचर के अनुसार क्या करता है, वैरी करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेसिस्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ेगा, और घटाइएगा तो क्या होगा, घटेगा। रेसिस्टेंस किस किस बात पर डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी किसका होता है, ऑब्जेक्ट का या कंडक्टर का। ये चार बात पर डिपेंड कर रहा है, पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तीसरा टेम्परेचर पे, और चौथा नेचर ऑफ द मटेरियल पे। तो आपको एक क्वेश्चन आता है ना, फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, तो आप लिखेगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तीसरा टेम्परेचर, और चौथा नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, है ना। अगर आप रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है, यहां से भी न्यूमेरिकल आपको आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ना, रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर का, और जो रेसिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का।
अगर ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करिएगा तो जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, L बाई ए का। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी, तो R इक्वल टू रो L बाई ए हो गया। ये आपको ध्यान में रखिएगा, R रेसिस्टेंस है ना, रो रेसिस्टिविटी है, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है, ध्यान सुनिएगा, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम, डिनोट ऐसा करते हैं, आप इसको लिख सकते हैं OHM, ओम, है ना। रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट होता है, ध्यान सुनिए, सब निकालिए, रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट है ना, रो बराबर क्या लिख सकते हैं, R इंटू ए बाई एल। रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस का होता है ओम इन ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कम गया तो रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम इंटू मीटर। सो आप ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, ओम, और रेसिस्टिविटी क्या होता है, ओम इंटू मीटर। और ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इस पे आपको न्यूमेरिकल आएगा। चलिए कुछ कुछ हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं ना, बहुत फंडामेंटल न्यूमेरिकल है ना, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 15 ओम कनेक्टिंग टू ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल 3 वोल्ट। आपको बोला पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना दे दिया है, 3 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, और आपका रेसिस्टेंस कितना है, 5 ओम है। ठीक है, तो आप लोग फार्मूला पढ़े थे, V इक्वल टू क्या होता है, IR। सो I बराबर आप लिख सकते हैं V बाई R। आपको वोल्टेज कितना दिया है, 3 वोल्ट, और रेसिस्टेंस दिया 5, तो आपका करंट हो गया 3/5 एम्पियर। इसको डेसिमल में बदल दीजिएगा, आप बदलना चाहते हैं तो, है ना, 0.6 एम्पियर। नेक्स्ट है ए बल्ब ड्रॉ ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। आपको करंट दे दिया 1.5 एम्पियर और वोल्टेज आपको दे दिया 6 वोल्ट। फाइंड द रेसिस्टेंस, तो V बराबर क्या होता है बाबू आपको, IR। सो R बराबर क्या हो गया, V बाई आई। सो V आपको दिया 6 और I आपको दे दिया 1.5, ये डेसिमल हटाइएगा तो 60 हो जाएगा, तो आपको रेसिस्टेंस हो गया 4 ओम। ये आपको बेसिक क्वेश्चन, ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे, ये सारे CBSE को पूछे हुए लगभग क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज 50 ओम, रेसिस्टेंस आपको कितना दिया है, 50 ओम दे दिया। ठीक है, एंड करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, करंट आपको कितना दे दिया, 3.2 एम्पियर। फाइंड द वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो वोल्टेज आपको निकालना है। तो V बराबर क्या हो गया बाबू, IR। I आपको दे दिया 3.2 और R आपको दे दिया 50, है ना, ये डेसिमल हट जाएगा, 10 कट के, है ना, 160, है ना, तो आपको वोल्टेज कितना हो गया, 160 वोल्ट। ठीक है, 32 इंटू 5 कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपका कौन सा फार्मूला होगा, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर। आपको क्या निकालना है, रेसिस्टेंस, है ना, कॉपर वायर ऑफ लेंथ, लेंथ सेंटीमीटर भी दिया, इसको पहले मीटर में बदल लीजिए, है ना, तो 0.3 मीटर। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको मीटर में दिया है, मीटर स्क्वायर में दिया है, कोई इशू नहीं है। रेसिस्टिविटी आपको रो दे दिया है, कितना दिया है, 1.7 इंटू 10⁻8 ओम इंटू मीटर। आप लोग फार्मूला जानते हैं, R इक्वल टू रो L बाई ए। रो का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻8। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना दिया हुआ है, 0.3। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको कितना दिया, 3 इंटू 10⁻4। इसको सोल्व करना है आपको, तो आपको आंसर आ जाएगा ओम में। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करना है देखिए, -4 यहाँ पे माइनस सेट है, तो इसको कट कर दिएगा तो यहाँ पे -4 बच जाएगा। ठीक है, इसको कट करिएगा तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, सो 1.7 इंटू 0.1 इंटू 10⁻4। ठीक है, ये डेसिमल हटाइएगा तो नीचे में 100 आ जाएगा, है ना, ये 100 ऊपर लेके जाइए तो 17 इंटू 10⁻6 ओम, ये आपका रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, आप आराम से पॉज करके खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी। आपको अगर निकालना है रो, आपको क्या निकालना है, रो। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ ए वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर। एल इक्वल टू आपको कितना बोला, 1 मीटर बोला। ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको कितना दे दिया, ए इक्वल टू 1.20 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। इफ इट्स रेसिस्टेंस, आपको रेसिस्टेंस देकर रखा है 0.013 ओम। ठीक है, रेसिस्टेंस आपको कितना देकर रखा है, 0.013 ओम। ठीक है, तो आपको निकालने बोल रहे रेसिस्टिविटी, तो आप फार्मूला जानते हैं, R इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, सो रो इक्वल टू क्या लिखेंगे, R इंटू ए बाई एल। रेसिस्टेंस आपको कितना दिया देखिए, 0.013। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको कितना दिया, 1.20 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय
लेंथ आपको कितना दे दिया 1 मीटर, ठीक है। अगर आप इसके डेसिमल को हटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1000, यहां से 2 डेसिमल और हटाइएगा तो 00 और आ जाएगा, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 है ना, एक हटा दीजिए तो यहाँ 4 बचा है ना, 4 ऊपर ले जाइए तो 13 इंटू 12 इंटू 10 ऊपर माइनस 10, 13 और 12 को मल्टीप्लाई कर लीजिए है ना, 26 3 1 156 है ना, 156 इंटू 10 पर माइनस 10 ओम इंटू मीटर, ये आपका हो गया रेसिस्टिविटी, ठीक है। ये बेसिक कुछ न्यूमेरिकल थे, इसमें इस टाइप का भी न्यूमेरिकल आएंगे, जैसा अभी हम लोग और लास्ट जब चैप्टर खत्म होगा तो हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल कराएंगे। अगर एक वायर को हम लोग है ना स्ट्रेच करके उसके लेंथ को डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, तो क्या उसके रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे वाले भी क्वेश्चन आएंगे, उनको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अब ये बेसिक्स क्वेश्चन थे, आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। आपके पास जो रेसिस्टर है ना, उसके पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन करना है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ना सीरीज कॉम्बिनेशन को, सीरीज कॉम्बिनेशन को ध्यान दीजिएगा। सो आप कब बोलिएगा कि एक सेट ऑफ रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, और आप कब बोलिएगा कि एक सेट ऑफ रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ध्यान सुनिए, दो कंडीशन है, पहला और दूसरा। जितने भी रेसिस्टेंस हैं उन सारे के थ्रू अगर सेम करंट पास कर रहा है, कैसा कैसा करंट, सेम करंट, तो आप बोलिएगा दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और सारे रेसिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है ना, वो टोटल अप्लाइड वोल्टेज क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो टोटल अप्लाइड वोल्टेज, टोटल अप्लाइड वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड among them। अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है तो आप बोल सकते हैं कि सारे रेसिस्टेंस किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। समझिए बेसिक बात है ना। मान लीजिए हमारे पास 3 रेसिस्टेंस है, R1 R2 एंड R3। यहां पे हम लोग एक सेल लगा देते हैं या बैटरी लगा लेते हैं, ठीक है। एक 20 वोल्ट का हम लोग बैटरी लगा दिए, यहां पे क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें करंट आ गया तो इस पूरे सर्किट में करंट क्या होगा, सेम होगा। जो करंट R1 में रेसिस्टेंस में जाएगा वही R2 में जाएगा और वही R3 में जाएगा। एक बात और समझिएगा, आप लोग V बराबर जानते हैं IR। अब ये तीनों का मान लीजिए रेसिस्टेंस अलग अलग है, इसके क्रॉस वोल्टेज अलग होगा V1, इसके क्रॉस वोल्टेज अलग होगा V2 और इसके क्रॉस वोल्टेज अलग होगा V3। ध्यान देते रहिएगा। सो अगर हम लोग ध्यान दें तो इन तीनों रेसिस्टेंस पे करंट सेम जा रहा है, मतलब पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन है कि टोटल अप्लाइड वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। ये जो टोटल वोल्टेज हम अप्लाई भी किए, ये सारे रेसिस्टेंस में क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो मान लीजिए पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, तो ए और बी पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना का है, बी का। तो अगर ए वाला पॉइंट ए है तो ये पॉइंट को भी क्या बोल सकते हैं, ए, और इस पॉइंट को भी क्या बोल सकते हैं, है ना, बी। ए पॉइंट को ए बोलेंगे क्योंकि इसके क्रॉस में कोई भी सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, इसके क्रॉस भी कोई भी, है ना, जो वोल्टेज का ड्रॉप करे वैसा कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। तो ये वाला पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट भी ए हो गया, ए पॉइंट बी हो गया और ए पॉइंट भी बी हो गया। तो अगर ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है तो यहां पे भी ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, भी। तो भी को आप क्या लिख सकते हैं बाबू, ध्यान दीजिए, V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब टोटल अप्लाइड वोल्टेज भी जो है वो तीनों रेसिस्टर्स के क्रॉस में, तीनों रेसिस्टर के क्रॉस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, V1 V2 और V3। मतलब ये सेकंड कंडीशन को भी हम क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तीनों रेसिस्टेंस किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। अब हम निकालना चाहते हैं बाबू इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, बात समझ लीजिए। अगर बेसिक बात समझिए, इक्विवेलेंट का मतलब ये तीनों रेसिस्टेंस मिलके V वोल्ट के बैटरी से कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, आई ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं, तीनों रेसिस्टेंस के बदले एक रेसिस्टेंस जो सेम काम करे, सेम काम करे मतलब वो भी कितना करंट ड्रॉ करे, आई ड्रॉ करे। कब, जब उसको हम किसके कितना वोल्ट के बैटरी के क्रॉस कनेक्ट करें, V वोल्ट के बैटरी के क्रॉस कनेक्ट करें। तो मान लीजिए एक रेसिस्टेंस है जिसका नाम हम दे देते हैं आर इक्विवेलेंट। क्या नाम दे दे रहे हैं, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट को अगर V वोल्ट बैटरी के क्रॉस अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ए भी करंट अगर आई ड्रॉ करता है तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों रेसिस्टेंस मिलके जितना करंट
V वोल्ट के बैटरी से विड्रॉ कर रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ करंट, ये आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एलोन कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों रेसिस्टेंस का एक क्या है, इक्विवेलेंट है। अब ध्यान सुनिए, तो उसका वैल्यू कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करना है, ये आपको डेरिवेशन आता है। अब अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो इसके वोल्टेज भी अप्लाई किए तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा V, और इसमें करंट जा रहा I, सो आप V बराबर क्या लिख सकते हैं, IR। यहाँ पे देखिए V1 को क्या लिख सकते हैं, इसमें करंट जा रहा है I और इसका रेसिस्टेंस है R1, सो V1 को लिख सकते हैं I इंटू R1। V2 को क्या लिख सकते हैं, I इंटू R2। V3 को क्या लिख सकते हैं, I इंटू R3। यहाँ पे आप पुट करिए इसमें इक्वेशन में, V किसके बराबर है, IR के बराबर है ना, V1 किसके बराबर है, IR1 के बराबर, V2 किसके बराबर है, IR2 के बराबर, और V3 किसके बराबर है, IR3 के बराबर। ठीक है, तो यहां से R इक्विवेलेंट जो होगा है ना, जो R इक्विवेलेंट होगा किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बात ध्यान में रखिए। सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ R1, R2 एंड R3 इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, वो किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आपको आता है। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं ना, सेकेंड हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए, आप आई होप आपको सीरीज समझ में आ गया होगा, एक बार हम फिर से रिकैप आपको करवा देते हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ए सेट ऑफ रेसिस्टेंस आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। एक सेट ऑफ रेसिस्टर्स को हम बोलेंगे कि वो सीरीज में कनेक्टेड है इफ करेंट थ्रू ऑल द रेसिस्टर, जितने भी रेसिस्टर हैं सारे के थ्रू क्या होना चाहिए, सेम करंट जाना चाहिए, है ना। सो R1 के थ्रू जो करंट जा रहा है वही R2 के थ्रू जा रहा है, वही R3 के थ्रू जा रहा है ना, तो हम बोलेंगे दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। दूसरा बात, एक कंडीशन और है, जो आप वोल्टेज अप्लाई किए वो वोल्टेज है ना, इन सबके बीच में क्या होना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। मतलब V जो होना चाहिए, इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस वोल्टेज का सम के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर आपको डिफरेंशियल लिखने आ जाए तो कैसे लिखिएगा, है ना, ध्यान सुनिए ना, सीरीज कॉम्बिनेशन का है ना, ए सेट ऑफ रेसिस्टेंस आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ करंट थ्रू ऑल द रेसिस्टर आर सेम। सारे रेसिस्टर के थ्रू करंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड टोटल अप्लाइड वोल्टेज या पोटेंशियल गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। तो अगर ऐसा हो रहा है देन है ना, दिस सेट ऑफ रेसिस्टेंस आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, सॉरी सीरीज, है ना, देन दिस सेट ऑफ रेसिस्टेंस आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। और इनका इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला हम लोग को क्या हो गया, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल आसान है ना, चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिएगा ना, सबसे पहले पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या है, पहला और दूसरा। पहला कंडीशन ये है, जितने भी रेसिस्टेंस कनेक्टेड है सारे रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा, टोटल करंट जो सेल से निकल रहा है वो इनके बीच में क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो टोटल करंट, जो टोटल करंट है वो सारे रेसिस्टेंस के क्रॉस में क्या होगा, डिवाइड होगा, है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप बोलिएगा दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ध्यान सुनिए कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, है ना। A set of resistor are said to be connected in parallel if potential difference across all the resistor are same and total current coming from the battery or cell gets divided, है ना, gets divided among the resistor। जितने भी रेसिस्टर उन सबके है ना बीच में क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसा हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास तीन रेसिस्टेंस फिर से हम लोग लेते हैं, R1, R2 और R3। मान लीजिए हम लोग यहां पे एक V वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर दिए, है ना। अब आप चाहते हैं ये तीनों का इक्विवेलेंट सेम, जो पीछे हम लोग बात कर चुके थे इक्विवेलेंट का वही होगा, है ना। ये तीनों मिलके जो काम कर रहे हैं, है ना, सेम काम अगर ये लोन कर रहा है तो हम बोलेंगे ये तीनों का इक्विवेलेंट ये R इक्विवेलेंट हो गया। तो तीनों मिलके मान लीजिए बैटरी से करंट ड्रॉ कर रहे हैं I, और ये भी ड्रॉ कितना कर रहा है, ये भी I कर रहा है। तो तीनों का इक्विवेलेंट O हो गया, R इक्विवेलेंट। अब एक करंट गया तो इसको तीन पाथ मिल रहा है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है और इधर। मान लीजिए इसमें करंट गया I1, I2 और I3।
मतलब टोटल करंट इनके बीच में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब पहला कंडीशन को फॉलो कर रहा है। दूसरा, अगर आप देखते हैं बाबू है ना, ये तीनों रेसिस्टेंस सेम टर्मिनल के क्रॉस, मगर अगर ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट को हम बी बोलते हैं, तो इस पॉइंट को भी ए बोलेंगे, इस पॉइंट को बी बोलेंगे, इस पॉइंट को भी ए बोलेंगे और इस पॉइंट को बी बोलेंगे। मतलब सारे ए बी के क्रॉस कनेक्टेड है, मीन सारे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। जैसे बात समझिए, अगर ए पॉइंट ए है तो इस पॉइंट को भी ए बोल सकते हैं और इस पॉइंट ए पॉइंट बी है तो इस पॉइंट को भी बी बोल सकते हैं। तो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग गौर करें तो कितना है, भी वोल्ट। तो सारे रेसिस्टेंस ए बी के क्रॉस कनेक्टेड है, सारे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भी वोल्ट है। ठीक है, तो अगर सारे के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। लेकिन एक बात ध्यान सुनिएगा, ये अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, है ना। इनके बीच में भी अगर पोटेंशियल सेम रहता तब भी हम बोल सकते हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ध्यान सुनिए, है ना, ए सेट ऑफ रेसिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेसिस्टर आर सेम एंड टोटल करंट कमिंग फ्रॉम द बैटरी गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। उनके बीच में अगर डिवाइड हो रहा है, जितना भी करंट बैटरी से आ रहा है सबके बीच में डिवाइड हो रहा है ना, इक्वली कोई जरूरत नहीं है, इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो देन इट इज सेड टू बी दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, अब हमको निकालना इक्विवेलेंट। तो ध्यान सुनिए, सबसे पहला चीज क्या हो रहा है, करंट इनके बीच में डिवाइड हो रहा है, मींस आई जो होगा वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, सारे रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना है, भी, हम लोग बात कर चुके हैं, और भी बराबर क्या होता है, IR। तो अगर आपको निकालना I1 तो I1 आप क्या लिखोगे, V बाई R1। आपको निकालना I2 तो आप लिखोगे V बाई R2, और आपको निकालना I3 तो आप लिखोगे V बाई R3। और यहां से देखो, तो अगर ए पॉइंट ए और ए बी है तो ए बी के क्रॉस बी, तो यहां पर भी ए बी के क्रॉस वोल्टेज कितना है, बी है, तो V बराबर यहां पे क्या लिखेंगे, I इंटू आर इक्विवेलेंट। सो I बराबर हो गया V बाई R इक्विवेलेंट। तो I1 I2 और I3 और I का वैल्यू इसमें पुट करिए, तो I का वैल्यू वहां पे कितना देखिए, V बाई R इक्विवेलेंट। I1 का वैल्यू है V बाई R1, I2 का वैल्यू है V बाई R2 और I3 का वैल्यू है V बाई R3। V भी ऊपर से कैंसिल कर दीजिएगा तो आपको 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 आ जाएगा। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला है, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब बेसिक याद रखिएगा, ये डेरिवेशन आता भी है। ठीक है, सो आपका ये पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। दो बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास 2 3 4 5 6 रेसिस्टेंस है और आप उन सारे रेसिस्टेंस को मिला के इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है उससे कम वैल्यू का आप रेसिस्टेंस बनाना चाहते हैं तो हम उनको कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। और अगर आप चाहते हैं जैसे 2 ओम और 2 ओम मिला के आप चाहते हैं कि 4 ओम का बने, है ना, मतलब इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से ज्यादा आप रेसिस्टेंस बनाना चाहते हैं तो आप उनको कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। तो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से ज्यादा रेसिस्टेंस अगर आपको बनाना है देन उनको हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में, और इंडिविजुअल रेसिस्टेंस अगर आपको कम रेसिस्टेंस बनाना है तो आप उनको कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। बेसिक बात ध्यान में रखिएगा, बहुत काम आएगा आगे। चलिए, एक दोनों फार्मूला पे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 3 रेसिस्टेंस ऑफ 5 ओम 10 ओम और 15 ओम और कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इनका टोटल रेसिस्टेंस, फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस। तो आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने बोल रहा है, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई R1, तो 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 15। इनका एलसीएम ले लीजिए, अगर 5 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा, बिल्कुल आसान है ना, 5 2 3 है ना, तो आपका हो जाएगा 30। कितना एलसीएम हो गया, 30। तो 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, है ना, तो 11 बाई क्या हो गया, 30। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट हो, यहां पे भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं। तो आपका आर इक्विवेलेंट आपको क्या कर देना है, इसको रेसिप्रोकल ले लेना है, तो 30 बाई 11 ओम। आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 30 बाई 11 ओम। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट जो है सेकेंड है ना, 3 रेसिस्टर 5 10 और 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। इनको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और फिर सारे को हम 90 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट। व्हाट विल बी द करंट फ्लो इन द सर्किट। सबसे पहले इसको थोड़ा डायग्राम इसका ड्रॉ करिए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो 5 ओम 10 ओम और 15 ओम, ये सबको 90 वोल्ट के बैटरी से हम लोग कनेक्ट कर दिए। तो आपसे पूछा जा रहा है करंट कितना जाएगा, तो 5 है, 10 है और ये कितना है, 15। ये सबको मिला के है ना एक रेसिस्टेंस बनाइए। 3 रेसिस्टेंस अभी हम लोग डील नहीं करेंगे ना, एक रेसिस्टेंस हम बनाते हैं। तो तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो सबको आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आपका हो जाएगा 30 ओम। आपका रेसिस्टेंस हो गया 30 ओम और वोल्टेज हो गया आपका 90 वोल्ट। और आप लोग ऑलरेडी जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR। सो V आपका 90 है, I
नहीं मालूम और आर आपका 30 है, सो आई बराबर कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, ये बेसिक सारे क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए है ना, 3 resistance of 5 ohm, 10 ohm and 50 ohm are connected in parallel combination and the circuit is connected to 100 volt battery. Find the electric current flowing in the resistance, है ना, in each of the resistance। ये अच्छा क्वेश्चन, ध्यान सुनिए। सो आपके पास 3 रेसिस्टेंस है, 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम। ये तीनों को हम लोग 100 वोल्ट बैटरी के क्रॉस, ये तीनों को 100 वोल्ट बैटरी के क्रॉस हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें मान लीजिए करंट जा रहा I1, इसमें करंट जा रहा I2 और इसमें करंट जा रहा I3। आपको तीनों में करंट निकालने बोल रहे हैं, इंडिविजुअल है ना, रेसिस्टेंस में कितने करंट होंगे, मींस I1, I2 और I3 निकालने बोल रहा है। देखिए टोटल करंट निकालने बोलता तो आपको कुछ नहीं करना था, इन सारे का इक्विवेलेंट निकाल लेना, वोल्टेज दिया हुआ है V बराबर IR लगा देना, I निकल जाएगा। लेकिन जब इंडिविजुअल में बोलेगा तो आपको ध्यान देना, ध्यान सुनिए। अगर हम इस टर्मिनल को A बोलते हैं और ये टर्मिनल को B बोलते हैं, तो ये पॉइंट को भी A बोल सकते हैं और इस पॉइंट को B बोल सकते हैं, इसको भी A बोल सकते हैं, इसको B बोल सकते हैं, इस वाले को भी A बोल सकते हैं और इसको B बोल सकते हैं। हम क्यों बोल रहे हैं समझ में आ रहा ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सर्किट, ऐसा सर्किट एलिमेंट नहीं कनेक्टेड है जिससे मेरा वोल्टेज में चेंजेज आए, वोल्टेज का ड्रॉप हो। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो A और B के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो कितना का, 100 वोल्ट का, इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट। तो V बराबर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं IR, सबके क्रॉस वोल्टेज कितना 100, तो 100 बराबर करंट इसका कितना है I1 और रेजिस्टेंस कितना है R। सो I1 बराबर हो गया 100/5, तो ये हो गया आपका 20 एम्पियर। सेकेंड में आइए है ना, तो I2 बराबर हो गया V2, तो यहाँ पे भी वोल्टेज 100 है और रेजिस्टेंस कितना है 10, तो यहाँ पे करंट हो गया 10 एम्पियर। नेक्स्ट हम लोग अगर I3 बात करेंगे तो यहाँ पे भी वोल्टेज है 100 बट यहाँ पे रेजिस्टेंस है 15। ठीक है, तो 5 से 3 20, सो यहाँ पे हो गया 20/3 एम्पियर। ठीक है, और सबको जोड़िएगा तो आपको निकल जाएगा टोटल करंट जो बैटरी से निकल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक्स कुछ थे क्वेश्चंस जो आपको है ना आप लगा सकते हैं, सीबीएसई में लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर देख करेंगे है ना, जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा उसमें हम लोग आगे का चीज हम लोग कवर करेंगे और 2 लेक्चर में, नेक्स्ट 2 लेक्चर और में इसको हम लोग कवर खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं है ना, थैंक यू।